welcome to my channel. In this video we will discuss about Henry's law. तो ये लॉ क्या है वो मैंने मेंशन कर दिया है पहले ही. अब ये है क्या उसे मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट उससे पहले अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को जा कर के देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमने एक इफेक्ट डिस्कस किया है सॉलिबिलिटी का, कि क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिबिलिटी का, गैस की सॉलिबिलिटी का टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने पे. तो उसी बेस पे ये लॉ है जो कि हेनरीज लॉ है. हेनरीज वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये इक्वेशन दी थी, एक लॉ दिया था किसके बेस पे, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पे. तो ये हमने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था थोड़ा सा CO2 से रिलेटेड. तो उसी के बेस पे अब ये लॉ है. अब ये लॉ को हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल होता रहे और चैनल भी ग्रो करता रहे. एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोस को शेयर करिए ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और आप लोगों को भी हेल्प हो सके. ठीक है, सो नाउ कम टू द टॉपिक. ठीक है, हेनरीज लॉ. तो हेनरीज वाज द वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट. ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो ये तो हमारे को समझ में आ गया था कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. तो इन्होंने ये कहा, अब इनका अगर आप लॉ पढ़ो तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस. यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे गैस की, उसकी जो सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी. तो हम सॉलिबिलिटी को कैसे मेज़र कर सकते हैं कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है या फिर नहीं हो रही है. तो इसके लिए उन्होंने कहा कि सॉलिबिलिटी को मेज़र करने के लिए हम इसे किससे रिलेट कर सकते हैं, उस गैस के मोल फ्रैक्शन से. तो उसके बेस पे फिर से इस लॉ को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस, यानी कि उसका जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेस के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. तो अगर हम इस लॉ को लिखना चाहें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर उस गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, है ना. इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं. अब अगर हम इस साइन को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, KH कांस्टेंट एंड इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. तो ये KH क्या है, हमारा हेनरीज कांस्टेंट. अब डिफरेंट गैसेस के लिए इस हेनरी कांस्टेंट को फाइंड आउट किया गया, तो देखा गया कि KH की वैल्यू जो थी डिफरेंट थी फॉर डिफरेंट गैसेस. डिफरेंट वैल्यू इसे लिख लेना, ठीक है, फॉर डिफरेंट गैसेस. तो इन्होंने ये देखा कि ये किस पे डिपेंड कर रही थी KH की वैल्यू, नेचर ऑफ गैस पे. क्योंकि अगर डिफरेंट आ रही है यानी कि किस पे डिपेंड कर रही है, गैस के नेचर पे डिपेंड कर रही है. फिर ये देखा गया कि जैसे जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही थी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो रही थी, डिक्रीज़ कर रही थी. यानी कि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इन्वर्सली रिलेटेड है हमारा. अगर ये बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी जो है गैस की क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी. यहाँ तक समझ में आ गया, आ रहा है यहाँ तक समझ में, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ. हेनरीज लॉ क्या था, तो हमें ये पता था कि सॉलिबिलिटी जो है गैस की वो पार्शियल प्रेशर्स के गैस, मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हेनरीज ने लॉ दिया. फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारे को सॉलिबिलिटी को रिलेट करना है तो हम उसे मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं. फिर यहाँ से हमारा हेनरीज कांस्टेंट निकल के आया. तो ये जो हेनरी कांस्टेंट था ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट था, यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ गैस पे. फिर ये देखा गया कि KH की जो वैल्यू थी वो डिफरेंट थी फॉर डिफरेंट गैसेस. ये चीज़ समझ में आ गई. फिर ये हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो KH है ये क्या था, इन्वर्सली रिलेटेड था सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की. तो अगर ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो सॉलिबिलिटी जो है गैस की डिक्रीज करती जाएगी. फिर एक और चीज़ नोटिस की गई कि ये जो हमारा KH है ये टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यानी कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करती जाऊँ तो KH की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी. तो इसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इस तरीके से. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, और KH की वैल्यू बढ़ रही है तो सॉलिबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. तो टेम्परेचर और सॉलिबिलिटी भी आपस में क्या हो गए, इन्वर्सली रिलेटेड. सॉलिबिलिटी किसकी, ऑफ गैस की. तो यहाँ तक क्लियर है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ. और अब हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे किसकी, हेनरीज लॉ की. तो अगर आपने ये नोटिस किया हो, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल हैं वो कहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट होंगे, हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर के अंदर. तो अभी हमने पढ़ा कि अगर कोल्ड वाटर होगा यानी कि टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगी, यानी कि ऑक्सीजन
इसे ऐसे समझ लो, एक हमारा हॉट वाटर है और एक हमारा कैसा है, कोल्ड वाटर, और यहाँ पर हमारा कोई भी एक एक्वेटिक एनिमल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो एक्वेटिक एनिमल है ये किस में ज़्यादा कंफर्टेबली रहेगा, हॉट वाटर के अंदर या फिर कोल्ड वाटर के अंदर? इसका आंसर आप कमेंट करके बताना मुझे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका आंसर दूंगी, ठीक है। तो आपका क्या कमेंट है वो मैं देखना चाहती हूँ कि आप इसे रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ को इससे या फिर नहीं, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस क्या थी हमारी हेनरीज लॉ की? पहली एप्लीकेशन यही थी हमारी कि जो हमारे सॉल्युबिलिटी है ऑफ गैस इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे। तो जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हम हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, CO2 को एंटर कराते हैं, ताकि जो CO2 है ज़्यादा से ज़्यादा इस कोल्ड ड्रिंक के साथ क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, ठीक है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी को, CO2 की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम हाई प्रेशर पे CO2 को इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर एंटर करते हैं। इसके अलावा सेकेंड एप्लीकेशन देखो, अब आप जो हमारे स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या जाते हैं, वाटर के अंदर जा रहे हैं। वाटर के अंदर जाते हैं तो जैसे जैसे वो वाटर के अंदर जाते जाते हैं प्रेशर क्या होता जाता है, उन पर इंक्रीज़ होता जाता है। अब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही होगी गैस की, इंक्रीजेस, ठीक है, किसकी, ऑफ गैस। तो अब जैसे जैसे वो अंदर गए प्रेशर उन पर बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज़ होती गई। अब क्या होगा, जैसे वो सरफेस पे बाहर आएंगे, वापस आएंगे, तो फिर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, और प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है तो एकदम से जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो भी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज़ करती चली जाएगी। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लेंड। ब्लेंड क्या होता है, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं बॉडी के अंदर वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को, ये ब्लेंड वाली प्रॉब्लम ना हो, जो हमारे स्क्यूबा डाइवर्स हैं वो अपने साथ कुछ गैसेस को कंटेन करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना हो और वो ईजिली वाटर के अंदर जा सकें। तो वो कौन कौन सी गैसेज होती हैं उन्हें नोट डाउन कर लो, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनका परसेंटेज कितना होता है, हीलियम हमारा 11.7% होता है, नाइट्रोजन हमारा 56.2% होता है, एंड ऑक्सीजन हमारा 32.1% होता है। तो ये 1 मार्क्स के अंदर पूछ लेते हैं कभी कभी कि स्क्यूबा डाइवर्स को क्या प्रॉब्लम होती है। तो आप बोलोगे कि जैसे वो जाते हैं वाटर के अंदर तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज़ होगी, और जब वो दोबारा से वापस सरफेस की तरफ आते हैं तब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर बबल्स की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम ब्लेंड बोलते हैं। जो कैपिलरीज हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वो अपने साथ ये गैसेस को कंटेन करते हैं। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि वो अपने साथ कौन कौन सी गैसेस को कंटेन करते हैं। तो आपको ये रेशियो तो नहीं आता कुछ एग्जाम्स के अंदर कि कितने रेशियो में, बट कौन कौन सी गैस हैं वो पता होनी चाहिए, दैट इज़ हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा थर्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं या फिर आप बोल सकते हो हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो प्रेशर क्या होता जाता है, ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से ही हम सांस ले पा रहे हैं, पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे जो इसका प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या होता जाता है, डिक्रीज। अब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। तो इसकी वजह से जो हमारे हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं जब हम जाते हैं तो कुछ पर्सन को क्या होती है, ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो है, जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे तो प्रेशर क्या होता चला जाएगा, इन्वायरमेंट का कम होता जाएगा। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है उसका प्रेशर भी कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पर्सन्स को सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। और एनॉक्सिया को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, लेस ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड द एनॉक्सिया, ठीक है। तो क्यों प्रॉब्लम आती है जब हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से एनॉक्सिया वाली हमारे को प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है, ठीक है। तो हम ये पढ़ चुके हैं हेनरीज लॉ के बारे में। इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप मिक्सचर।